चालू होगा, यानी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझिएगा। प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, यानी प्रकाश के परावर्तन जो होता है तो किसी वस्तु, यानी जो प्रकाश होती है किसी वस्तु से टकराकर फिर लौट जाती है। जैसे मान चलिए कोई वस्तु हो गया, यहाँ से टकराया फिर लौट गया, टकराया लौट गया, टकराया लौट गया, क्या हो जाएगा मेरा, प्रकाश का परावर्तन है। यानी प्रकाश के परावर्तन का कहने का मतलब ही वही है, प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौट जाती है, यानी लौट जाता है। प्रकाश जो है किसी भी वस्तु से आपस में जब किसी भी वस्तु से टकराता है तो फिर लौट जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपका हो गया क्लियर, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। जो प्रकाश के इसमें परिवर्तन है उसका नियम क्या होता है। इसमें देखिए, प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह पर, यानी उस सतह से परावर्तित हो जाती है। यानी देखिए इसमें बोल रहा है प्रकाश की किरण किसी भी सतह पर अगर टकराती है तो जिस नियम का पालन करती हुई वो लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, उन नियमों को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम कहते हैं। जैसे देखिए आसान भाषा में समझिए, प्रकाश का परावर्तन का नियम का ही मतलब होता है, जैसे प्रकाश आया और जिस सतह पर टकरा गया और वो लौटता है तो किस नियम का पालन करते हुए लौटता है, उसे प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। हेलो सुभाष, चलो उठो था, सुबह से घर कहाँ नहीं गया, घर फोन तुमको नहीं करना चाहिए, देखो तुम्हारी मम्मी तंग हो गई है। अच्छा ठीक है आंटी जी, भेज देते हैं कुछ देर में। चलिए देखिए, ये जो हो गया आपका सतह, ये जो सतह है ना, ये आपका हो गया समतल दर्पण। ये समतल दर्पण आपका है, समतल दर्पण। इसमें देखिए क्या किया हुआ है, कलाई किया हुआ है, यानी कलाई किया हुआ दर्पण। अगर कलाई नहीं करेंगे तो इनमें से सीधे आएगा ससुरा आग पर कर जाएगा, इसीलिए इसको कलाई किया ताकि आके परावर्तित कर जाए। ये जो आती है इसी को बोलते हैं आपतित किरण। इधर से आग और लौट कर, यानी समतल दर्पण से लौट कर परावर्तित हो जाती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये हो गया आपका अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब, यानी ये आपका होता है अभिलंब होता है, यानी इसको आप एन से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, और अभिलंब के और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ना, जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और देखिए परावर्तन किरण और देखिए अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। ये जो मूल बिंदु है ना, ये मूल बिंदु, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, तो पहला नियम है आपतित किरण। क्या, आपतित किरण। अब आप समझेंगे आपतित किरण किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये जो है ये आती हुई किरण, क्या आती हुई किरण, इधर से आती हुई किरण को क्या कहते हैं, सीधा सिंपल भाषा में समझिए, आती हुई किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यानी किसी भी सतह पर आग पर और यहाँ पड़ती है, यहाँ पे पड़ जाती है तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण, यानी किसी भी सतह पर पड़ने वाली किरण आती है तो इस सतह हो गया, जैसे आपका समतल दर्पण, ये आपका सतह हो गया। इस सतह पर अगर ये पड़ती है इसका किरण तो ये आपतित किरण हो जाती है। ये आपका क्लियर। अब देखिए आपतन बिंदु बोल रहा है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, ये जो आपका बिंदु हो गया ना, यही आपका आपतन बिंदु होता है। यानी जिस सतह, यानी आपतित किरण आती है और यहाँ देखिए आपतन बिंदु पर टकराती है। जैसे देखिए आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी आपतित किरण आकर जिस सतह से टकराती है, जहाँ पे टकराती है वहीं पे आपका आपतन बिंदु बनता है। वही बोल रहा है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, यानी जिस बिंदु, मान चलिए ये बिंदु हो गया, इस बिंदु पर यहाँ से आपतित किरण आ रहा है और यहाँ पे टकरा रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा। ठीक है, आपतन बिंदु। अब देखिए परावर्तन किरण, यानी परावर्तित किरण जिस माध्यम, जैसे हवा, यानी कोई भी माध्यम, जैसे हवा हो गया, हवा में जैसे प्रकाश आ रही है, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, यानी जिस भी, यानी कोई भी माध्यम से अगर चलती हुई आपतित किरण आती है और उसी माध्यम, यानी उसी दिशा में फिर लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण का। जैसे यहाँ से आपतित किरण आया, इसी दिशा से आया और यहाँ से क्या हुआ, आपतन बिंदु पर टकराया और फिर उसी दिशा में यहाँ लौट गया, जिस दिशा से आया उसी दिशा में लौट गया। तो ये, और किस माध्यम से आया, जो माध्यम से आया और उसी माध्यम से उसी दिशा में लौट गया, ये आपका हो जाता है परावर्तित किरण। ये आपको ये भी समझ में आया।
अब हम लोग आते हैं 4 नंबर अभिलंब। अभिलंब यानी कोई भी सतह पर एक लंब डाल दिया जाता है तो अभिलंब हो जाता है। यहाँ बोलता है अभिलंब किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर घिंची हुई लंब। ये समतल का सतह हो गया, किसी समतल सतह पर घिंची हुई, जैसे देखिए किसी समतल सतह पर किसी बिंदु पर घिंची हुई लंब, किसी समतल सतह पर किसी भी बिंदु पर, यहाँ बिंदु हो गया, बिंदु पर घिंची हुई लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं आपतन कोण में। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? आपतित किरण। जैसे आपतन कोण कहते हैं, जैसे आपतित किरण यहाँ आया और यहाँ आपका अभिलंब हो गया, अभिलंब हुआ और इसके बीच में जो ये कोण बनता है, ये कोण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं? यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जैसे आपतन कोण यहाँ हो गया आपका आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण किसे? परावर्तन कोण, और परावर्तन कोण को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग परावर्तन कोण में। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे ये आपका परावर्तन किरण हो गया, यानी परावर्तित किरण आपका हुआ नहीं वाला परावर्तित किरण, और ये हो गया आपका अभिलंब हुआ और इसके बीच में जो कोण बनता है, इसके बीच में ये वाला मेरा कोण बना, यही आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। यानी इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। समझ लिए? जैसे देखिए यहाँ से आपतित किरण आती है और किसी समतल बिंदु के समतल दर्पण पर किसी बिंदु पर आकर टकराती है, क्या होती है? आपतित किरण। और देखिए परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण आती है जिस माध्यम से उसी माध्यम में लौट जाती है, ये हो गया आपका परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और देखिए कि ये वाला आपका जो हो गया, ये समतल दर्पण हो गया और इसमें कलाई किया हुआ है। क्या किया हुआ है? यानी पेंट किया हुआ है, कलाई किया हुआ है। और देखिए ये हो गया, यहाँ पे जो बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, एक नियम में देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी ये देखिए आपतित किरण आपका यहाँ हो गया और ये परावर्तित किरण, ये क्या हो गया? आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण पर, यानी आपतन बिंदु जो ये आपतन ये बिंदु हो गया, ये बिंदु पर ये खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यानी ये और ये, यानी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं, यानी आपतन बिंदु पर होते हैं। ये हो गया किसका? परावर्तन का पहला नियम। और प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम देखिए क्या है। दूसरा नियम बोलता है आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर के बराबर होते हैं। कहने का मतलब आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात में कह सकते हैं हम एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आई बराबर आर, यानी हम कह सकते हैं आई बराबर मेरा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये आपस में क्या होगा? बराबर, वही बता रहा है। जैसे यहाँ देखिए ये आपका आपतन कोण यहाँ दिख रहा है, आपतन कोण, ये आपतन कोण जो है ये परावर्तन कोण यानी आर के बराबर है, ये आर के बराबर है। यही आपका बोलता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये तीनों आपस में क्या होते हैं? यानी ये तीनों जो होते हैं एक ही बिंदु यानी आपतन बिंदु पर रहते हैं। वो ये हो गया मेरा पहला, यानी एक ही समतल में रहते हैं। दूसरा का देखिए बोल रहा है आपतन कोण, यानी आपतन कोण यानी आई और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। यही क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम यही कहता है। ठीक है, ये जो दर्पण है, ये दर्पण एक तरह का बाप, यानी ये दर्पण जो है एक तरह का बाप है। अब देखिए इस बाप का तीन बेटा, एगो समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परावलयीय दर्पण। यानी ये जो हो गया समतल दर्पण जो हो गया क्या होता है? पूरा प्लेन होता है, प्लेन कि दोस्तों मुड़ा उड़ा कुछ नहीं, पूरा प्लेन साफ प्लेन,
होता है उसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण। अब देखिए आप गोलीय दर्पण। अब देखिए दर्पण का 3 बेटा, एक समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रावलीय दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण के एको बेटा नहीं। अब देखिए यहाँ गोलीय दर्पण के 2 बेटा, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब सबसे पहले समझिए उत्तल, देखिए अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण इसका जो होता है परावर्तक सतह जो होता है अंदर से धंसा हुआ होता है। क्या होता है? धंसा हुआ। जैसे इधर से कोई भी किरण आएगा इसमें तो क्या हो गया? धंसा हुआ हो गया। यानी कह सकते हैं हम लोग, यानी कोई पूछेगा आपको अवतल दर्पण क्या है, बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो, ये क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जिसका परावर्तक सतह उभरा हो यानी उठा हुआ हो, इसका देखिए परावर्तक सतह क्या है? उठा हुआ है, अंदर से कलाई किया हुआ है। ये मेरा क्या है? उत्तल दर्पण। अब देखिए प्रावलीय दर्पण है जो गोला टाइप में है। देखिए प्रावलीय दर्पण जो गोला टाइप में, खोखला टाइप में है ना, और इसका ऊपर वाला भाग क्या है? कलाई किया गया हुआ है और अंदर वाला भाग पूरा खोखला है। ठीक। अब देखिए सबसे पहले सवाल उठता है बाप है तो बाप के बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो दर्पण देखिए, तो दर्पण का मतलब यहाँ सबसे पहले बता दिए हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, यानी दर्पण क्या है? वैसा पिंड यानी वैसा वस्तु, पिंड का मतलब वस्तु ही होता है, वैसा वस्तु जिसका एक सतह चिकनी, जिसका एक जो सतह होता है पूरा चिकना होगा, पूरा चिकना यानी एक सतह चिकनी एवं प्रकाश का परावर्तक, एक सतह चिकनी होगा और प्रकाश का परावर्तक यानी उस पर कोई भी प्रकाश आकर परावर्तित हो सकता है, यानी प्रकाश के परावर्तक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। यानी दर्पण का मतलब हो गया वैसा पिंड यानी वैसा वस्तु जिसका एक तरह क्या हो, पूरा मतलब इसका क्या मतलब चिकन यानी पूरा चिकना हो और क्या हो? प्रकाश का परावर्तक यानी किसी भी प्रकाश को परावर्तक कर सकता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब देखते हैं इस सब का मतलब डिफिनेशन देखेंगे। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्रावलीय दर्पण का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें समतल दर्पण यानी समतल दर्पण का डिफिनेशन देखते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल, यानी कहने का मतलब आपको पहले ही बताया था, जिसका परावर्तक सतह जो होता है वो समतल यानी प्लेन हो। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको यहाँ बता देते हैं। एग्जाम्पल में ये कोई दर्पण हो गया, इधर से इसका क्या किया हुआ है? कलाई किया हुआ है, और ये जो इसका परावर्तक सतह इस पे से कोई किरण आकर ना जाएगा, जैसे आया ऐसे चल गया, ऐसे नॉर्मल डाल दिए, कुछ कर दिए, तो ये जो होता है ये इधर से आपतित आ गया था, देखिए इधर से आपतित आ जाता है, इधर से परावर्तित हो गया, तो ये आपका समतल दर्पण हो गया ना। इसका जो समतल दर्पण हो वो आपस जैसे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल यानी जिससे परावर्तक हो के वो जाए वो क्या हो? आपका समतल हो, इसको क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। अब देखिए समतल दर्पण का भी कुछ विशेषता होता है, तो उसका विशेषता देखिए क्या है। जैसे समतल दर्पण का विशेषता है, जैसे समतल दर्पण का पहला विशेषता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर होता है। जैसे देखिए समतल दर्पण में अगर कोई भी प्रतिबिंब बनता है तो वो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु के क्या होगा? वस्तु के बराबर बनेगा। जैसे कि हम हैं, मान चलिए हम 5 फीट 3 इंच के हैं, तो मेरा जो प्रतिबिंब में बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और 5 फीट 3 ही इंच का बनेगा, इसमें कोनो कम बेस नहीं बनता। इस ससुरा में एक फर्क है कि जितना को आप रहिएगा उतना ही वो आपका क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। इसका यही एक कारण है। और वो देखिए काल्पनिक बनेगा लेकिन सीधा बनेगा, लेकिन जितना है उतने बनेगा यानी वस्तु के बराबर ही बनेगा। इसका देखिए वही इसका दूसरा क्या कहता है, दूसरा इसका विशेषता कहता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु से आगे होता है। यानी देखिए हम यहाँ हैं और ये समतल दर्पण हो गया, यहाँ से मेरा डिस्टेंस मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मेरा डिस्टेंस है, मान के चलिए यहाँ 5 सेंटीमीटर मेरा डिस्टेंस है, 1 फीट मेरा डिस्टेंस है, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा तो देखिए काल्पनिक बनेगा लेकिन उसका उतना ही क्या बनेगा? उसके उतना ही पीछे यानी 5 यहाँ में सेंटीमीटर है तो इसके पीछे 5 सेंटीमीटर का बनेगा। जैसे देखिए ये आपका हो गया कोई एक समतल दर्पण। एग्जाम्पल में आपको बता रहा समझिएगा, ये आपका हो गया समतल दर्पण। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं आपको समझ में आएगा। ये आपका समतल दर्पण हो गया। जैसे यहाँ देखिए कोई गाड़ी हो गया, कोई गाड़ी ही आप ले लीजिए, हम ले लेते हैं, आपको बनाना नहीं आता लेकिन जैसे आता है वैसे आप लोग को बना के समझा देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमने कोई एक क्या ले लिया? गाड़ी ले लिया और यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है 10 सेंटीमीटर यानी डिस्टेंस है
डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ इस जो है ये वस्तु हो गया, क्या हो गया वस्तु, ये आपका क्या होगा वस्तु हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जैसे यहाँ से कोई गाड़ी ले लिया हमने, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हमने जैसे कोई गाड़ी ले लिया और ये आपका सतह, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ 10 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा। इस समतल दर्पण में एक होता है, जैसे कि देखिए यहाँ बोला समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु आगे होता है। यानी देखिए ये आपका वस्तु हो गया, ये वस्तु हो गया ना, एक देखिए समतल सतह पर खड़ा है और यह समतल दर्पण में अगर देखा जाए तो इसका जहाँ से वस्तु खड़ा है और जहाँ दर्पण है, इसके बीच का दूरी अगर जितना रहता है उतना ही इसके प्रतिबिंब, यह जो प्रतिबिंब होता है उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया आपका समतल दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हो गया वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग। यानी गोलीय दर्पण बोलता है वैसा दर्पण, जैसे बता वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है एक तरह से खोखले गोले का भाग हो। जैसे ये देखिए आपका परावर्तक, जैसे गोलीय दर्पण यानी गोला हो गया, ये आपका गोलीय दर्पण, ये मतलब एक तरह से नहीं है, देखिए खोखला इसका जो भाग है ना परावर्तक सतह, ये जो खोखला है इसका, उसका जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह हो वो क्या हो खोखला भाग का हो, उसी को क्या कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे ये देखिए इसका हो गया परावर्तक सतह, कौन सा होगा सतह परावर्तक सतह हो गया। और ये आपका क्या हो गया कलाई किया हुआ, कलाई हुआ, यानी ये जो आपका हो गया जो परावर्तक सतह है ये क्या हो, मतलब एक तरह से परावर्तक सतह खोखले भाग के एक गोले हो, वही आपका हो जाएगा गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण कितना, गोलीय दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का ये भी होता है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का, दो प्रकार का होता है। जैसे देखिए एक अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण बोलता है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, यानी वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है ना धंसा हुआ हो। तो इसका देख सकते हैं परावर्तक सतह ऐसे आप ले सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका अवतल दर्पण का, जो यहाँ देखिए इसका ये जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह क्या है धंसा हुआ है, परावर्तक सतह धंसा हुआ, ये जो होती है इसको क्या होता है कलाई हुआ होता है, कलाई हुआ, कलाई हुआ। देखिए इसका जो परावर्तक सतह वो धंसा होगा और इसका जो परावर्तक सतह नहीं होगा वो कलाई किया होगा। ये क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। अब देखिए अब आप देख सकते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोल रहा है वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जस्ट अवतल दर्पण के उल्टा है। जैसे अवतल दर्पण में धंसा है तो उत्तल दर्पण में उभरा यानी उठा हुआ हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप ऐसे कह सकते हैं ये हो गया आपका कलाई किया हुआ भाग, ये आपका जो हो गया इधर का ये हो गया आपका परावर्तक सतह। तो इसमें आप लिख सकते हैं यानी क्या उभरा है, उभरा, देखिए एक मिनट गड़ा आ गया, उभरा हुआ हो, उभरा हुआ। और ये जो अंदर इसका जो है ये हो गया आपका कलाई किया हो, कौन सा किया कलाई किया हो, ये आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण में है जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले भाग का हो, वो क्या हो गया, जैसे इसका एग्जांपल ये हो गया। अब गोलीय दर्पण के दो बेटा, एक अवतल हो गया जिसका परावर्तक सतह क्या हो धंसा हो, जैसे जिससे परावर्तक तो अंदर की तरफ क्या हो धंसा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे इसका जो परावर्तक सतह धंसा हुआ है और जस्ट इसके उल्टा यानी अवतल दर्पण का उल्टा होता है उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह क्या हो उठा हुआ यानी उभरा हुआ हो और इसका जो बचा हुआ भाग है वो क्या हुआ हो कलाई किया हो। यही आपका गोलीय दर्पण का हो गया। परावलयीय दर्पण, ये हो गया आपका परावलयीय दर्पण। इसको देखते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग नहीं, यानी इसका कहने का मतलब है वैसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है, यहाँ से अगर प्रकाश जाम पड़ता है तो उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह, और उसका जो परावर्तक सतह हो वो एक तरह से खोखला जो गोला होता है वो खोखला गोला नहीं है। अब हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद।
हेलो, हाँ हाँ, चांदनी उठो। देखो तुम्हारा पापा कॉल किया, अभी तक घर क्यों नहीं गई? अच्छा ठीक सर, इस मतलब ये वाला क्लास खत्म होने के बाद भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है। देखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद, जैसे ये हो गया आपका एक तरह से गोलीय दर्पण, इसका कुछ पद बताते हैं। ये जो आपका होता है मूल बिंदु की तरह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये जो यहाँ से जैसे वृत्त जैसा होता है ना, उसी के समान कुछ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे जाता था, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। वही इसका हो गया वक्रता त्रिज्या। ये भी इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक इसका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ, जैसे ऐसे होगा है, और इसका जो अंदर का भाग है वो क्या हुआ है? कलाई किया हुआ है। और इसका जो परावर्तक सतह है या उठा हुआ है, क्या हुआ? उठा हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ से और यहाँ तक के ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। अब यहाँ देखिए, इसका जो होता है ना, परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, इसलिए मेरा इस समतल दर्पण, जैसे परावर्तक सतह ऐसे धंसा की ओर यहाँ से आके प्रकाश हो जाएगा। तो ये मेरा क्या एक तरह से हो जाएगा? ये हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो और उसका ऊपरी भाग क्या किया हो? कलाई किया हो। ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण होता है। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रधान अक्ष। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं अब करना है। इसको जो होता है, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह, और इसको भी बोलते हैं हम लोग परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बोलते हैं। तो देखिए, यही था गोलीय दर्पण से कुछ संबंधित पद, यानी गोलीय दर्पण में क्या क्या इसका कुछ संबंधित, जैसे VBI इसका पद होता है, वही आपको बताया गया है। देखिए, अभी ये देखिए ध्रुव यानी पोल। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के जो मध्य बिंदु में स्थित रहता है, मध्य बिंदु में ये स्थित रहता है, मध्य बिंदु में जो स्थित रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, यानी गोलीय दर्पण में जो मध्य बिंदु है, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपका क्लियर, ये आपका हो गया मध्य बिंदु, ये आपका हो गया ध्रुव। अब हम लोग आते हैं वक्रता केंद्र में। किसमें हम लोग आते हैं? वक्रता केंद्र में। वक्रता केंद्र में बोलता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण जो है जिस गोला का भाग होता है, यानी आधा होता है, यानी कुछ भी उसका गोले का भाग बोल सकते हैं, गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी सरल भाषा में समझिए, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी ये गोलीय दर्पण हो गया, और जिस गोला का भाग है उस गोले के केंद्र का, यानी उस गोले के, ये जो आपका केंद्र हो गया, केंद्र का दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी ये जो केंद्र हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र भी कहते हैं। अब देखिए, ये आपका क्लियर। अब हम लोग आते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। जैसे आपने वृत्त में भी नाम सुना होगा, केंद्र, त्रिज्या, परिमाप, परिधि, ये सब सुना होगा, सेम इसमें भी लागू होता है। जैसे देखिए, वक्रता त्रिज्या में बोलता है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी आप वृत्त में देखोगे, वृत्त में यहाँ से लेकर इस बिंदु से लेकर यहाँ तक जो सतह तक रहता है, यही आपका त्रिज्या होता है, और यहाँ तक मिला देते हैं हम लोग तो ये व्यास हो जाता है। वैसे ही बोलता है कोई भी दर्पण का वो भाग जिसका त्रिज्या जो हो, वो दर्पण का क्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो यही आपका देखिए, यहाँ से हम लोग का यह ऐसे आ रहा, ऐसे ऐसे जा रहा है, यही हम लोग का क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या हो गया। ये भी आपका क्लियर। अब हम लोग आते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण का जो ध्रुव हो गया, ध्रुव से वक्रता केंद्र, यानी से वक्रता केंद्र
को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके वक्रता केंद्र मिला रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष कहते हैं। ये भी आपका क्लियर। गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, यानी जो गोलीय दर्पण होती है, इसकी जो किरण का जो रेख आती है उसकी बनावट इसमें क्या है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक नंबर में देखिए, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी जो मुख्य अक्ष होती है उसके समानांतर आपतित किरण के बारे में हम लोग को बताने जा रहे हैं। जैसे एक नंबर में देखिए, दर्पण यदि अवतल हो तो उसके फोकस F से होकर जाती है। अगर यहाँ अवतल दर्पण होती है तो फोकस यानी F, फोकस को F बोलते हैं, यानी फोकस F से होकर जाती है। जैसे यहाँ देखिए, ये आपका कौन सा उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, सॉरी, और ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। तो देखिए यहाँ से देखिए आपतित किरण आ रही है और यहाँ देखिए फोकस से होकर जा रही है, यानी आपतित किरण आएगी और फोकस से होकर गुजर जाएगी। यही आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण के लिए दर्पण के आरेख उसकी बनावट हो गई। जैसे आपतित किरण आ रही है और ये देखिए सतह से टकराती हुई फोकस दूरी से की तरफ होकर चली जाती है, यानी फोकस दूरी जो फोकस इसको फोकस से होकर गुजरती है। ये नंबर क्लियर, ये आपका हो गया अवतल दर्पण के लिए था। आप देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए, दर्पण यदि उत्तल हो, अगर उत्तल दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो कलाई की जो थी परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ यानी उठा हुआ रहता है, उसी के देखिए तो उसके फोकस दूरी F से आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये जो हो गया इधर से जाएगी, किधर से जाएगी, इधर से जाती हुई बनी, यानी बोल रहा है इधर से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ देखिए ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका आपतित किरण, इधर से जा रही है, गई यहाँ पकड़ता केंद्र से मिल गई। और देखिए ये जो यहाँ से आती है जाती तो फोकस से कहाँ मिल गई, फोकस से मिलकर जा रही थी। ये आपका आपतित किरण यहाँ से आके यहाँ परावर्तित हो जाएगी और इसको छेदते यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये किसके लिए था, उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए था, उत्तल दर्पण के लिए। फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी जो फोकस होती है उसकी दिशा में चलेगी आपतित किरण। जब कोई किरण दर्पण के फोकस, यानी बोलता है जब कोई किरण, जो ये किरण आ रही है दर्पण के जो फोकस हो, फोकस दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित किरण, यानी जो फोकस है ना इसकी दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष समानांतर निकलती है। यानी आपतित किरण फोकस से होकर आती है और यहाँ देखिए ये क्या बोल रहा है, समानांतर मुख्य अक्ष, इसका ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, मुख्य अक्ष से परावर्तित हो जाती है। तो ये देखिए इसका जो है ये हो जाएगा आपका आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। जो ये I है ये हो गया आपका आपतन कोण, R हो गया आपका परावर्तन कोण। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। हम लोग अवतल दर्पण में देख लिए, उत्तल दर्पण में सेम वही है और कैसे आएगा उसके बारे में बताते हैं। फिर इसका वही काम करेगा, जब कोई किरण दर्पण के फोकस दिशा में आपतित होती है। देखिए जब कोई किरण फोकस की दिशा में, ये फोकस ये है, फोकस की दिशा में आपतित यानी आती है, फोकस की दिशा में आती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष समानांतर निकलती है। तो देखिए आती है यहाँ से, तो यहाँ क्या हो गया, तो बोलते हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से क्या होती है, समानांतर निकलती है। तो यहाँ से ई आपतित किरण आ गया, टकराया, फिर यहाँ परावर्तित किरण में लौट गया। और देखिए ये जो यहाँ होगा आपका, ये हो जाएगा आपका आपतन कोण और ये आपका R हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। ठीक, ये हो गया आपका किसमें, उत्तल दर्पण के लिए। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, यानी इसमें जो वक्रता केंद्र है, केंद्र यानी जो यहाँ पे C सेंटर होता है ना, सेंटर, उसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण यानी आती हुई किरण किसमें जाएंगे, वक्रता केंद्र की दिशा में।
जैसे देखिए ये मेरा कौन सा हो गया अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। अब देखिए क्या करता है, अब देखिए यहाँ से देखिए आपतित किरण आती है, आपतित किरण यहाँ वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आती हुई आपतित किरण। तो देखिए वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र की दिशा में, यानी वक्रता ये केंद्र है, इसकी दिशा में देखिए आपतित किरण आ रही है अवतल दर्पण में। और देखिए उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, वैसे देखिए यहाँ से आपतित किरण आ रही है और यहीं से टकरा कर फिर वापस हो जा रही है। जो इसका ई वाला शैडो आ रहा है, शैडो यही आपका कहाँ पे आ रहा है, वक्रता केंद्र पर आ रहा है। यही बोलता है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र हो गया, इसकी दिशा में आ रही है आपतित किरण। किसमें हो गया आपका उत्तल दर्पण होगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है ध्रुव, ध्रुव की दिशा, ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यानी जो ध्रुव होता है पोल, उसकी दिशा में आ रही आपतित किरण। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो हो गया आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इससे देखिए यहाँ से आपतित किरण आ रही है, यानी पोल, पोल पर आ रही है हमारा आपतित, ध्रुव पर हम लोग का क्या आ रही है, आपतित किरण आ रही है और इससे टकराकर परावर्तित हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे ध्रुव पर आ रही है, ध्रुव की दिशा में क्या आपतित किरण आ रही है और टकरा के परावर्तित हो जाती है। ये हमारा लोग हो गया सेंटर, ये हो गया मेरा फोकस। ये देखिए अब इसको बोलेंगे हम लोग क्या, आपतन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। अब देखिए हम लोग उत्तल दर्पण में चलते हैं, कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में भी वही होगा कि देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, यानी उत्तल दर्पण में भी वही सेम होगा। जैसे देखिए ये ध्रुव हो गया, यानी आपका पोल हो गया, क्या हो गया पोल, इसकी दिशा में आती हुई आपतित किरण, यहाँ ध्रुव की दिशा में आई और फिर टकरा कर क्या हो गई, परावर्तित हो गई, यानी ध्रुव की दिशा में आती हुई आपतित किरण। जैसे इसको बोल देंगे हम आपतन कोण और इसको परावर्तन कोण। ये किस में हम लोग का हो गया, उत्तल दर्पण में हो गया। देखिए ये जो है बार बार एग्जाम में पूछने जाने वाला VVI है। जैसे यहाँ देखिए बोल रहा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी R, ये वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। बोल रहा अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी F, यानी वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी F जो है वो क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक में होती है। ऋणात्मक यानी माइनस में होती है, किस में होती है, माइनस, माइनस और प्लस, यानी निगेटिव में होती है। ऋणात्मक मतलब निगेटिव, यानी किसी से कर्ज ली हुई है, यानी कर्ज लेती है। तो ये देखिए आपका हो गया ये कौन सा अवतल दर्पण आपका हो गया। यहाँ पे अवतल दर्पण देखिए हमेशा का अंदर से उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। तो ये देखिए इसकी जो R है, R यानी वक्रता, इसका जो त्रिज्या है, कहाँ गया, यहाँ देखिए इसका जो वक्रता त्रिज्या है R, ये किस में है, ऋणात्मक में है। हम लोग किस में कहेंगे, ऋणात्मक में होती है, तो ये ऋणात्मक में आपका है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इसमें बोल रहा है फोकस दूरी, इसकी जो भी फोकस दूरी है ये भी किस में है, ऋणात्मक में। यही बोल रही है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक में होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब आगे आते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में आते हैं। किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी होती है हमेशा किस में होती है, धनात्मक में होती है। इसमें आप देखिए इसका जो बोल रहा है वक्रता, वक्रता बोलता है वक्रता त्रिज्या ना, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा किस में आ गया, प्लस में आ गया, यानी ये जो है धन में है, यानी धनात्मक में है। अब देखिए इसका जो बोलता है फोकस दूरी, फोकस दूरी भी इसका किस में है, पॉजिटिव में है, यानी ये भी किस में, ये भी धनात्मक में है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण के लिए और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण के लिए। अब यहाँ देखिए दर्पण सूत्र बता रहे हैं आप लोगों को, दर्पण सूत्र, जो दर्पण का सूत्र यानी फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ देखिए गोलीय दर्पण के एक, यानी गोलीय दर्पण के लिए यहाँ बोलता है वस्तु की दूरी, यानी वस्तु की दूरी हमारा क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। यानी कभी बोलता है आपको दर्पण सूत्र बनाने के लिए अगर वस्तु के अगर आपको दूरी पूछता है, वस्तु का दूरी, तो आप U से डिनोट कीजिएगा, वस्तु की दूरी को U से डिनोट करते हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V से डिनोट करते हैं। और फोकस दूरी आप लोग को पहले बता चुके हैं कि किससे हम लोग F से डिनोट करते हैं। इसके बीच संबंध एक सूत्र बताया जा सकता है, यानी बोलता है, या देखिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी और फोकस के बीच की दूरी की जो संबंध होती है, ये क्या एक तरह की ये सूत्र बताती है। क्या बताती है, सूत्र बताती है। जैसे 2 R मिलता है, जैसे हम आपको बताते हैं,
जैसे लिखते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये किसका दर्पण सूत्र का हो गया, यानी दर्पण का फॉर्मूला यही होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग फिर में लिखेंगे हम जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं f इक्वल टू r/2, यानी त्रिज्या की आधा। ये फोकस दूरी होती है किसकी आधा होती है, त्रिज्या की आधा होती है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f भी लिख सकते हैं, और ये नहीं लिख के ये भी लिख सकते हैं r/2 भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इक्वल टू r/2 भी लिख सकते हैं, और 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। आवर्धन है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी जो बोलता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी बोलता है जो प्रतिबिंब की ऊंचाई और यहाँ देखिए वस्तु की ऊंचाई का जो उसका अनुपात होता है उसी को हम लोग आवर्धन करते हैं। जैसे आवर्धन को हम लोग किससे सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। बोलता है इसमें आवर्धन कहते हैं, अतः आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, यानी m से उसको दर्शाया जाता है। आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है, m से दर्शाया जाता है। पूजा कुमारी, आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है, m से दर्शाया जाता है। चलो ठीक, बैठो, आंसर सही है। यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई s डैश हो तो क्या होगा, तो क्या होगा m यानी आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बाटा वस्तु की ऊंचाई। क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बाई वस्तु की ऊंचाई। m को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को शॉर्ट में m बोलते हैं। और ये देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई को बोलते हैं h डैश से, और यहाँ h बोलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ को आप लोगों को पहले बताया है प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है, h डैश। यहाँ देखिए प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। तो यहाँ बोला प्रतिबिंब की ऊंचाई इक्वल टू h डैश और वस्तु की ऊंचाई h होती है। तो हम लिख सकते हैं m इक्वल टू h डैश बाई h। ये हम लोग का क्या हो गया, आवर्धन का एक तरह से फार्मूला निकल। किसका फार्मूला आ गया, आवर्धन का फार्मूला आ गया। अब देखिए आवर्धन को इससे भी शॉर्ट करने का क्या तरीका, जैसे हम लोग करते हैं आवर्धन का जो फार्मूला होता है, यानी m इक्वल होता है -v/u। ये क्या हो गया हम लोग का आवर्धन का ये भी फार्मूला और ये भी फार्मूला हम लोग लगाते हैं। जैसे इसके पहले बताए हम लोग को क्या बोल देता है, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी बोलते हैं और वस्तु की ऊंचाई को क्या बोलते हैं हम लोग, u बोलते हैं। तो ये क्या होगा हम लोग को आवर्धन का फार्मूला निकल गया। यहीं पे आप लोग का क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन जो ये चैप्टर है ये क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। यहीं पे आप लोग का क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म हो गया। जय हिंद, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।